तो wrongful act or breach of some duty is a tort. Tort is a breach of the some duty by an individual defined by the general law, which creates a civil cause of action. In other words, if a person invades the right of the another person, it constitutes a tort. For example, violation of the right of the reputation, right to property, right to bodily safety, etc. अगर किसी व्यक्ति से, अगर किसी पर्सन का, ठीक है, पर्सन का सॉरी किसी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से, कोई भी पर्सन होगा, किसी व्यक्ति का कुछ भी अगर जो राइट है वो अगर डिस्टर्ब होता है या ब्रेक होता है, तो हम क्या बोलते हैं, वहां पे टॉर्ट होता है। ओके, जनरल लॉ में हम उसको टॉर्ट बोलते हैं। विच क्रिएट्स अ सिविल कॉज ऑफ एक्शन। इसके वजह से क्या हो रहा है, सिविल कॉज मतलब हमको सिविल में रहने के कुछ राइट्स है, अगर वो राइट्स अगर हमारी डिस्टर्ब हो गए तो क्या हो गया, टॉर्ट हो गए। इन अदर वर्ड्स, इफ अ पर्सन इन्वेड्स द राइट ऑफ द अनदर पर्सन, इट कंस्टिट्यूट्स अ टॉर्ट। कोई व्यक्ति अगर किसी के अधिकार को अगर हनन करता होगा तो क्या बनेगा, वहां पे टॉर्ट बनेगा। जैसे कि वायलेशन ऑफ राइट टू रिपुटेशन, किसी का अगर हमने रिपुटेशन जो उसका ये है, मतलब उसका जो जो रिपुटेशन है, उसका मान सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाई। राइट टू प्रॉपर्टी, किसी का अधिकार को अगर ठेस, सॉरी, राइट टू प्रॉपर्टी अगर हमने ये किया, मतलब ब्रेक किया। राइट टू बॉडीली सेफ्टी, उसको बॉडीली सेफ्टी रहने का भी अधिकार है, वो अगर हमने ब्रेक किया तो क्या होता है, वहां पे टॉर्ट होता है। द ड्यूटी मस्ट बी फाउंडेड इन अ कॉमन राइट, नॉट इन अ स्ट्रिक्टली पर्सनल रिलेशन सच एज दोज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ और द पेरेंट एंड चाइल्ड। तो ये जो ड्यूटी है ये कैसी होती है, कॉमन राइट होती है, मतलब एक सामान्य अधिकार होते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्टली रिलेशन नहीं रहता है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ में स्ट्रिक्टली रिलेशन नहीं रहता है, बराबर है, एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या होती है, कॉमन राइट्स होती है हमारे, है ना, वाइफ, पेरेंट और चाइल्ड के। इट मस्ट बी ड्यूटी असाइन बाय द लॉ, नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पार्टीज। ये एक ड्यूटी है जो कौन डिसाइड करता है, लॉ डिसाइड करता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द पार्टी। तो उसकी इच्छाओं पे नहीं चलेगा, मतलब पार्टी की इच्छा रहेगी तो कैसे भी वो बिहेव करेगा, ऐसा नहीं। आपको कायदे से कैसे रहने का है, कैसे बोलने का है, कैसे चलने का है, इसके राइट्स दिए हुए हैं, बराबर है। तो वो अगर फॉलो करेगा तो अच्छा रहेगा, वो फॉलो नहीं करेगा तो टॉर्ट होगा। जैसे कि आई हैव अ ड्यूटी टू ड्राइव माई व्हीकल वेरी केयरफुली, द लॉ इम्पोजेस स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी अपॉन मी दैट I should not cause an accident to others. It is my duty that I must be cautious. If I hit a person, it means I fail in my duty. The injurer has the right against me to sue for the injury suffered. तो देखो कायदा क्या बोलता है कि गाड़ी सेफ्टी चलाओ, गाड़ी से किसी को हिट मत करो, गाड़ी से किसी की जान न जाए, ऐसा राइट बोलता है। अगर हमने गाड़ी चलाई और गाड़ी चलाने से किसी व्यक्ति को अगर हिट हो गया, हिट होने के बाद वो डेथ हो गया, तो उसके लिए हमको क्या वो ठहराया जाएगा, जिम्मेदार ठहराएंगे, बराबर है। तो इसका मतलब क्या, आई फेल माई ड्यूटी, मैंने मेरी ड्यूटी क्या है कि फेल की। मेरी ड्यूटी क्या है, सेफली गाड़ी चलाने की, जिसके कारण किसी की डेथ ना हो या किसी को इंजर ना हो, तो वो क्या किया, मैंने फेल किया। तो मैंने क्या किया, वहां पे टॉर्ट किया। द इंजोर हैज अ राइट अगेंस्ट मी टू sue फॉर इंजरी। तो ये जो इंजोर पर्सन है, जो जख्मी व्यक्ति है, जिसको लगा हुआ है, वो क्या करेगा, अपने ऊपर केस फाइल करेगा, किसके लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए। ओके, हमारे ऊपर क्या करेगा, वो केस फाइल करेगा। लीगल डैमेज मतलब क्या, लीगल डैमेज मीन्स नॉट एक्चुअल डैमेज बट इट डिनोट्स द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्लेंटिफ राइट और द अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद वंस प्रॉपर्टी। तो लीगल डैमेज मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल डैमेज नहीं होता है, बट वहाँ पे क्या होता है, किसी के तो प्लेंटिफ के राइट्स और अनऑथराइज इंटरफेरेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने किसी के प्रॉपर्टी में अगर पाव रखा विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे लीगल डैमेज किया। मैंने अगर आपके खेत में जाके बुलडोजर चलाया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे टॉर्ट किया, वहाँ पे लीगल डैमेज किया। तो लीगल डैमेज जो है वो एक्चुअल डैमेज नहीं है, बट इन्फ्रिजमेंट ऑफ द प्लेंटिफ राइट और अनऑथराइज इंटरफेरेंस विद वन प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, किसी जो वादी के जो अधिकार है वो इन्फ्रिजमेंट होती है, उल्लंघन होता है वहाँ पे, और किसी के तो प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, रॉन्गफुली इंटरफेरेंस करते हैं, उसके प्रॉपर्टी में हम दखल देते हैं, ठीक है। दिस विल बी बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द लीगल मैगजीन। कुछ लीगल मैगजीन में यहाँ पर पार्ट पढ़ेंगे। डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम, ये दो प्रकार के क्या है, लीगल मैक्सिम है। तो डैमनम साइन इंजूरिया हम पढ़ेंगे। तो डैमनम साइन इंजूरिया में क्या होता है, एक्चुअल डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। यहाँ पे आपका डैमेज हो रहा है लेकिन आपको कोई भी लीगल इंजरी नहीं हो रही है। इट इज नॉट एक्शनेबल, या ये एक्शनेबल नहीं है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ द हार्म ऑफ विच द लॉ टेक्स नो नोटिस। मेयर लॉस इन मनी और the money's worth does not itself constitutes the legal maxim damage. Where there has been no infringement of any legal right, the mere fact of the harm or the loss resulting from an act or the omission will not make such an omission unlawful.
although the loss may be substantial or the even irreparable। तो देखो यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, लेकिन हमारा मेरा ये ओमिशन नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मैं आपका लॉस करूँ। मैंने अगर कुछ बिजनेस चालू किया, बराबर है, आपके बिजनेस के बाजू में, तो मेरा ये उद्देश्य नहीं आपका लॉस करूं, बराबर है, लेकिन मेरे वजह से अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो क्या है, डैमनम साइन इंजूरी, डैमेज हो गया, लेकिन ये आपके लीगल जो राइट्स है उसको डिस्टर्ब किए नहीं, क्योंकि आपको लीगल राइट से आपका माल बेचने का और मुझे भी लीगल राइट से मेरा माल बेचने का। लेकिन कस्टमर को अगर मेरा माल अच्छा लगा, मेरी दुकान का माल अच्छा लगा, तो कस्टमर मेरे पास आएंगे आपके। तो मेरा इसका मतलब क्या, मैंने दुकान डाली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका दुकान बंद करे, बराबर है, मुझे भी लीगल राइट है, आपको भी लीगल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे डैमेज हुआ, लेकिन यहाँ पे डैमेज कैसे हुआ, डैमनम से इंजुरी हुआ, ठीक है। Make such an omission unlawful although the loss may be substantial or even irreparable. Damage so done and suffer is called the damnum sign injury, that is actual substantial loss without infringement of any legal rights, and in such case no action lies। यहाँ पे डायमेंशन इंजरी है, मतलब एक्चुअल लॉस हुआ है ना। मेरी दुकान के सामने अगर आपने दुकान डाली, तो मेरे जो कस्टमर है वो आपके पास आएंगे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे एक्चुअल डैमेज हुआ, लेकिन लीगल राइट से यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुए। मेरी दुकान बंद करने को बोले क्या आप, नहीं, आपकी दुकान चालू है, मेरी भी दुकान चालू है, लेकिन कस्टमर आपके पास जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो माल है वो क्या है, सस्ता मिलता है ना। तो कस्टमर क्या करते हैं, सस्ते के पास जाते हैं ना। तो ये क्या, लीगल राइट्स यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, लेकिन लॉस हुआ है। Hence the maxim means the loss or harm is not a ground of the action unless it is the result of the kind of the wrong of which the law takes cognizance। Thus, if I have a mill and my neighbor sets up another mill and thereby the profits of my mill fall down, I cannot bring an action against him though I have suffered from actual damage। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैंने अगर एक मिल डाली और मिल के कारण अगर आपकी भी मिल है, मेरी भी मिल है, लेकिन मैंने जो मिल डाली तो उसके कारण आपके जो कस्टमर है वो मेरे पास आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपके लीगल राइट्स को ठेस नहीं पहुंचाई, मैंने आपका एक्चुअल डैमेज किया है, लेकिन आपका यहाँ पे लीगल जो ये है राइट्स है वो डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। आई कैन नॉट ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट हिम, मैं कुछ भी एक्शन नहीं कर सकता हूँ, दो आई हैव सफर फ्रॉम एक्चुअल डैमेज, मुझे एक्चुअल डैमेज हुआ, लेकिन फिर भी मैं क्या नहीं कर सकता, इसके ऊपर एक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आपका लीगल जो है वो राइट्स डिस्टर्ब हुए नहीं। Thus, if a land owner digs a well in his own land and as a result the water in the well of the neighboring land owner dries up, if the latter flies a suit against the farmer, the court will hold that he has no cause of the action, thus is clear example of damnation injuria। अगर मैंने मेरी खुद की लैंड है, मेरी खुद के लैंड में मैंने अगर कुआं खोदा, बराबर है, तो कुआं खोदने के कारण क्या हुआ, आजू बाजू के कुएं का जो पानी है वो खत्म हो गया, वो कहाँ पे आया, मेरे इसमें आया, किसमें आया, कुएं में आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा यह क्या उद्देश्य नहीं है कि आपके कुएं से पानी मेरे कुएं में आए। अभी वो कुएं में पानी आया, मेरे कुएं में पानी आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपके लीगल राइट्स को डिस्टर्ब किया, बराबर है, मुझे भी राइट्स है, आपको भी राइट्स है, लेकिन आपके इसके अगर आ गए हैं, तो ये कौन सी प्रकार है, डैमनम साइन इंजुरी। यहाँ पे एक्चुअल डैमेज हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी लीगल राइट्स डिस्टर्ब हुए नहीं, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ साइन इंजुरी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, इसमें क्या है, ब्रीफ फैक्ट क्या है, द प्लेंटिफ वेयर मेंटेनिंग अ स्कूल, जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, वो क्या कर रहा था, स्कूल मेंटेन कर रहा था। दे चार्ज 40 पेंस पर स्टूडेंट पर क्वार्टर, उसने एक विद्यार्थी की फी कितनी रखी, 40 पर सेंट। अब ये जो 40 पर स्टूडेंट है, ये वहाँ के चलन है, जैसे हमारे पास 40 रुपए बोलेंगे, तो वहाँ पे 40 पेंस पर स्टूडेंट बोलेंगे, उसने फी रखी 40 पेंस पर स्टूडेंट, एक व्यक्ति के 40 पेंस पर स्टूडेंट फी रखी। द डिफेंडेंट एस्टेब्लिश अ रिवल school near to plaintiff school. Due to the competition, the defendant reduced the fee from the 40% to the 12 pence per student. It caused a considerable loss to the plaintiff. They sued the defendant. तो एक डिफेंडेंट है जो प्रतिवादी है, उसने क्या किया, रिवल स्कूल नाम का एक रिवल स्कूल का एक रिवल स्कूल डाली, किसके बाजू में, प्लेंटिफ के बाजू में, जिसके और वो कंपटीशन के कारण क्या है, वो जो रिवल स्कूल का जो ओनर है उसने अपनी फी 40% से 12% की, ठीक है। जो फी प्लेंटिफ के पास 40 थी, उसने 40% से 12 पेंस की। तो इसके कारण क्या होगा, सभी जो स्टूडेंट्स है वो वहां पे आ गए, क्योंकि कम फी थी, है ना। इट कॉज अ कंसिडरेबल लॉस टू द प्लेंटिफ, दे सूड द डिफेंडेंट। तो इसके वजह से क्या हो गया, जो प्लेंटिफ है उसके स्टूडेंट्स वहां पे चले गए,
लेकिन स्टूडेंट्स को जाने के लिए किसकी पाबंदी है क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप हमारी स्कूल पे आ जाओ। स्कूल की मर्जी हो कहीं भी जाएंगे, स्टूडेंट की मर्जी हो कोई भी जाएंगे। वो आपके पास नहीं बैठेंगे तो दूसरे पास जाएंगे, दूसरे के पास नहीं तीसरे पास जाएंगे, बराबर है। ट्यूशन कैसे चलती है ऐसी चलती है। कोई भी स्टूडेंट जो है किसी का परमानेंट नहीं होता है। स्टूडेंट के मुताबिक हमको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? तो उसकी क्या हो गई, लॉस हो गया। 40% से 12% आ गए उसके, सॉरी 40% से 12% उसने फी। इसकी वजह से क्या होगा, प्लेंटिफ के सारे स्टूडेंट वापस चले गए, तो उसने दावा ठोका। तो कोर्ट क्या बोलेगा, दे sue the defendant। कोर्ट क्या बोलेगा, जजमेंट क्या देगा? तो कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैज नॉट हैड नो रेमेडी फॉर द लॉस thus सफर बाय देम। तो कोर्ट क्या बोलेगा, इस प्लेंटिफ के ऊपर कोई भी रेमेडी नहीं है, क्योंकि उसने वहां पे लॉस किया है लेकिन लीगल राइट्स को डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है। दूसरा क्या है, इंजुरियस एंड डैमेज, मतलब यहाँ पे आपका इंजुरी हुआ विद एक्चुअल डैमेज। दिस मैक्सिम इज जस्ट रिवर्स ऑफ द मैक्सिम discuss about. The maxim means legal injury without actual damage. Whenever there is an invention of the legal rights, the person in whom the right is vested is entitled to bring an action and may recover damage, although he has suffered no actual harm। यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल डाम एक्चुअल सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, आपका इंजुरी हुआ, इंजुरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। ये आपकी आपकी इंजुरी हुई, लेकिन आपका यहाँ पे कोई भी एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ। ठीक है। लीगल इंजुरी हुई आपकी, कौन सी इंजुरी हुई, लीगल इंजुरी, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ। यह यहाँ पे होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, the right is vested is entitled to bring an action and may recover damage although he has suffered no actual harm। यहाँ पे आपको कोई एक्चुअल हार्म नहीं हुआ, बराबर है। लेकिन यहाँ पे लीगल राइट्स को क्या हो गए, इंजुरी हो गई। Where a tort is actionable although it has been cause of no damage, it is case of the injurious sign damnum। एक टॉर्ट है, ये एक्शनेबल है, बराबर है। और जो डैमनम साइन इंजुरी क्या है, नॉन एक्शनेबल है। लेकिन ये जो इंजुरियस साइन डैमनम, ये क्या एक्शनेबल है, हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। इट हैज बीन द केस ऑफ द नो डैमेजेस, इट इज केस ऑफ द इंजुरियस साइन डैमनम। अगर यहाँ पे अगर आपका नो डैमेजेस हो रहा है, आपका कुछ डैमेजेस नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लीगल राइट डिस्टर्ब हुए, तो ये केस किसकी है, इंजुरियस साइन डैमनम की। दैट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स विदाउट एक्चुअल डैमेज। आपका एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ, लेकिन आपके लीगल राइट्स को क्या होगा, इंफ्रिंजमेंट होगा। इंफ्रिंजमेंट मतलब क्या होगा, आपका कायदे का उल्लंघन होगा। ठीक है। एक्चुअल डायरेक्ट डैमेज इज नॉट नेसेसरी, इट इज सफिशिएंट टू शो द वायोलेशन ऑफ द लीगल राइट इन विच द केस द लॉ विल परस्यूम डैमेज। thus in the case of the assault, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजमेंट एंड ट्रेसपास ऑन द लैंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को क्या किया, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर क्या किया, असॉल्ट किया, हमला किया, बराबर है। फॉल्स इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट मतलब क्या होता है, जेल। आपका आप अगर गुनहगार न होते भी आपको अगर पनिशमेंट हुई या आपको जेल में डाला 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वहां पे क्या हुआ, इंजुरिया साइन डैमनम, इंजुरिया साइन डैमनम। यहाँ पे इंजुरी हुई, ओके, लीगल राइट्स की, लेकिन आपको कुछ डैमेज हुआ क्या, आपका कुछ हाथ पैर टूटा क्या, नहीं, है ना। फॉल्स इम्प्रिजमेंट ने आपको कुछ हाथ पैर टूटे क्या, नहीं, आपका कुछ बॉडी इंजरी हुई क्या, नहीं, लेकिन वहां पे आपके लीगल राइट्स को डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि ये जो पनिशमेंट थी जो आपको नहीं थी, वो आपने वहां पे आप क्या कहे, वो जेल में से करके आए। ठीक है। तो वहां पे आपका इंजुरी टू राइट्स हुआ, लेकिन आपको कोई भी एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ। ठीक है। एंड ट्रेसपास ऑन द लैंड, एंड ट्रेसपास ऑन द लैंड। ठीक है। किसी के गाड़ी, किसी के घर पे या किसी के जगह पे क्या करना, कब्जा करना, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेसपास ऑन लैंड। The mere wrongful act is actionable without proof of the special damage because every invention of the property be negligible is a trespass though the actual damage is nothing। यहाँ पे आपका एक्चुअल डैमेज कुछ भी ये नहीं हुआ, आपका बॉडी को कुछ इंजरी हुई, आपके किसी भी प्रकार का आपका खेत का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लीगल राइट डिस्टर्ब हुए। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इंजुरियस साइन डैमनम। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एशबाय वर्सेस व्हाइट रिफ्यूजिंग टू द रजिस्टर वोट, ये केस है एशबाय वर्सेस व्हाइट की। इसमें क्या हुआ, इन दिस केस, अभी पूजा मॅडम और ढोके ढोके पूजा मॅडम और मनीष भाऊ, फास्ट व्हायला लागलं ना थोडं, पण आपल्याला ते घ्यावंच लागेल, कारण इतकं उद्या पेपर आहे, इतकं जर हळूहळू घेतलं ना तर ते होणार नाही। ओके। हा हा हा, खरं संपलं पाहिजे ते, आहे का नाही मनीष भाऊ? आजच्या दिवस जरासं आपण फास्ट शिकू, उद्या तर आपण हे पेपर होईपर्यंत फास्ट शिकू, नंतर मग आपण काय करू, हळूहळू शिकू। ठीक आहे।
पहा आता ॲजबाय वर्सेस व्हाईट रिफ्युजिंग टू रजिस्टर वोट ही केस आहे. इन दिस केस मनीष भाऊ आहेत का गेले? पूजा मॅडम बर. इन दिस केस द डिफेंडंट या केसमध्ये काय झालं, डिफेंडंट म्हणजे प्रतिवादी, रिटर्निंग ऑफिसर ॲट अ वोटिंग बूथ wrongfully refused to register a duly given vote of the plaintiff. In this case, the defendant returning officer at a voting booth wrongfully refused to register a duly given vote of the plaintiff who was qualified voter. The candidate from whom the vote was desired to be given was elected and no loss suffered by the rejection of the plaintiff's vote. द कोर्ट हेल्ड दैट द नेवरथलेस एन एक्शन ले. इसमें क्या हुआ है, एक डिफेंडेंट है जो प्रतिवादी है, वो क्या कर रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर जाकर जो ऑफिसर है वोटिंग बूथ का, उसको क्या बोल रहा था, रॉन्गफुली रिफ्यूज टू रजिस्टर ड्यूली गिवन वोट ऑफ द प्लेंटिफ को वोट न देने के लिए क्या कर रहा था वो, वहां पे रिफ्यूज कर रहा था लोगों को कि आप ये प्लेंटिफ जो है वादी को आप वोटिंग मत करो, आप वोटिंग मत करो. वो वाज अ क्वालिफाइड वोटर, जो कौन था वहां पे, क्वालिफाइड वोटर था. The candidate from whom the votes was desired to be given was elected. The candidate for whom the vote was desired to be given was elected, and no loss was suffered by the rejection of the plaintiff vote. प्लेंटिफ के 8 वोट के कारण कुछ भी वहां पे नुकसान नहीं हुआ, और वो जो जिस व्यक्ति को वोट देने वाला था वो व्यक्ति क्या हुआ वहां पे चुन के आया. ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हुआ क्या, नहीं. सफर बाय द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंटिव वोट हुआ क्या, नहीं. बट यहाँ पे क्या हो गया, उसको राइट था अपने उम्मीदवार को ये देने का, मतलब मत देने का, लेकिन वो वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके कारण क्या हुआ, वहां पे वो दे नहीं सका. बराबर है, तो उसके एक वोट के कारण क्या हो गया, वहां पे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ. जिसको वोट वो देने वाला था वो चुन के आया. तो यहाँ पे आपके कुछ लीगल, आपका बहुत सारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्या, नहीं, लेकिन आपके जो लीगल राइट्स है उसको क्या हुआ, यहाँ पे ठेस पहुंची, और आपके जो लीगल राइट्स है वो क्या हो गए, इंफ्रिंजमेंट हो गया. ओके, तो कोर्ट हेल्ड दैट नेवरथलेस एन एक्शन ले. तो इसमें क्या बोलेगा, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उसने जो पिटिशन डाला वही गलत है. ठीक है, आता लीगल रेमेडी काय आहे. The third ingredient of the tort. The third ingredient of the tort is that the wrongful act the wrongful act complained by must be such that it gives rise to legal remedy in the form of civil action for damage. According to the Stephen J. In Bradlaugh versus the Gossett, where there is no legal remedy, there is no legal wrong. Further, it is enriched in the Latin maxim ubi jus ibi remedium, that there is no wrong without remedy. तो ये जो लीगल रेमेडी है कब मिलेगी आपको, जब आपके जो टॉर्ट्स है होगा, या जो आपके लीगल राइट्स है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया या इन्फ्रिंजमेंट हो गया, तभी आपको क्या मिलेगी, लीगल रेमेडी मिलेगी. बराबर है. तो लीगल रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ सिविल एक्शन फॉर डैमेजेस. तो लीगल रेमेडी के लिए क्या होना, रेमेडी म्हणजे आपको मोबदला, नुकसान भरपाई. लीगल म्हणजे कायदेशीर. कायदेशीर नुकसान भरपाई कब मिलती है, जब सिविल एक्शन ऑफ द डैमेज होता है. अगर आपके जो सिविल एक्शन, सिविल राइट्स है वो अगर डैमेज हो गए तो आपको क्या मिलेगा, लीगल रेमेडी मिलेगा. ठीक है, तो स्टीफन जे ब्रॉड लॉक वर्सेस गॉसेट, इस केस में स्टीफन जे के अनुसार, लेकिन किस केस में, ब्रॉड लॉक वर्सेस गॉसेट नाम की केस है, वेयर देयर इज नो लीगल रॉन्ग. अगर आपका लीगल रेमेडी नहीं हुआ तो आपको किसी प्रकार का लीगल रॉन्ग नहीं मिलेगा. ठीक है, फर्दर इट इज एनरिच्ड इन द लैटिन मैक्सिम. तो इसकी एक मैक्सिम है, वो भी जस्ट इवी रेमेडियम, दैट देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी. तो आपका अगर कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ तो आपको कुछ भी रेमेडी नहीं मिलेगी. अगर आपके गाड़ी को नुकसान ही नहीं हुआ तो आपको कुछ मुआवजा मिलेगा क्या, इंश्योरेंस मिलेगा क्या, नहीं. अगर आपको गाड़ी को अगर कुछ इंजरी हो गई तो आपको क्या मिलेगा, उसका रेमेडी मिलेगा. तो ठीक है, दस दस लीगल रॉन्ग एंड लीगल रेमेडी आर कोरिलेटिव. तो ये लीगल रॉन्ग और लीगल रेमेडी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है. ठीक है, कोरिलेटिव है. The principal remedy in the tort is unliquidated damages. The principal remedy in the tort is unliquidated damages. However, there are other remedies in tort. For example, injunction, abatement, restitution of the property etc. ठीक है, तो प्रिंसिपल रेमेडी की क्या है, अनलिक्विडेड डैमेजेस है. और यहाँ पे बहुत से रेमेडीज हमको मिलती है. रेमेडी म्हणजे नुकसान भरपाई हमको मिलती है इन अ टॉट. कैसे, फॉर एग्जांपल इंजंक्शन. इंजंक्शन मीन्स व्हाट, अबेटमेंट. अबेटमेंट सुधारना, राइट. रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का रेस्टिट्यूशन होता है. अब इंजेक्शन मीन्स व्हाट, एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास, इंजेक्शन. पूजा मैडम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेक्शन.
1 minute. Injection means what? Injection. Injection means what? Injection meaning. Hello Ajay sir. Good evening. हॅलो अजय सर आवाज येते का? हॅलो. नाही आपला आवाज येत नाही मला. कोणतं लॉ कॉलेज ना आपलं अकोलाच ना? अकोला लॉ कॉलेज ना? तर बघा इंजेक्शन म्हणजे काय होते? इंजेक्शन म्हणजे होते एखादी गोष्ट करण्याचा किंवा न करण्याचा कोर्टाचा हुकूम. वट हुकूम म्हणतात त्याला. वट हुकूम, हुकुमनामा, व्यादेश, ताकीदपत्र. ठीक आहे, ठीक आहे. हा, वट हुकूम. इंजेक्शन म्हणजे हुकुमनामा. अबेंडमेंट. अबेंडमेंट मीन्स अबेंडमेंट. आणि हे शब्द माहित पाहिजेत आपल्याला. हे शब्द नेहमी 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 आपल्याला येतात. अबेंडमेंट माहिती आहे कोणाला काय तो? हा, अबेंडमेंट. हा, अबेंडमेंट मीन्स अबेंडमेंट मीन्स एक गडबड कमी होणे. So listen here. Injunction means हुकुमनामा and amendment means कमी करने. Translate of the amendment गड़बड़ कमी होने. ठीक है, तो ये क्या है? लीगल रेमेडी आपको मिली. लीगल रेमेडी. लीगल रॉन्ग है ये. क्या है? लीगल रॉन्ग है. कैसे? इंजेक्शन मीन्स वो हुकुमनामा. हाउएवर देयर आर अदर रेमेडीज इन टॉट. तो आपको आपका अगर टॉट हो गया तो आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे रेमेडीज मिलेगा. जैसे कि इंजेक्शन आपको हुकुमनामा मिलेगा. उसके बाद में अमेंडमेंट आपकी जो गड़बड़ है, मतलब जो उसमें जो ये है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कंफ्यूजन है, वो कम हो जाएगी. रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा. ठीक है, तो ये क्या है? उसके लीगल लीगल रेमेडी है. ठीक है. अब दूसरा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेंटल एलिमेंट्स इन द टॉट. मीनिंग ऑफ द इंटेन्शन, मॅलिस अँड मोटिव्ह. ठीक आहे. तर आता इथपर्यंत कळालं तुम्हाला? काही अडचण? पूजा मॅडम, थोडंसं फास्ट घेऊ आपण, कारण कसं टॉपिक झाला पाहिजे. वन मिनिट. So the next topic is that. नेक्स्ट टॉपिक इज दॅट मिनिंग ऑफ द इंटेन्शन अँड मॅलिस अँड मोटिव्ह. तर इंटेन्शन म्हणजे काय होते, मॅलिस म्हणजे काय होते, मोटिव्ह म्हणजे काय होते? बघा खूप सोपं आहे. सगळ्यात सोपा विषय आहे टॉट. सगळ्यात सोपा. मोटिव्ह म्हणजे काय होते? मोटिव्ह इज डिस्कस फेअर ऑफ द फेअर. डिस्कस हाऊ फार इंटेन्शन, मॅलिस अँड मोटिव्ह आर इसेन्शियल इन्ग्रेडियंट. मॅलिस, इंटेन्शन आणि मोटिव्ह हे कसे महत्वाचे घटक आहेत ते सांगा. मोटिव्ह इज द ultimate final object with which an act is done, while intention is the immediate purpose. मोटिव्ह म्हणजे तुमचा उद्देश काय आहे. ठीक आहे. मोटिव्ह इज अनलिमिटेड फायनल ऑब्जेक्ट विथ विच an act is done, while the intention is the immediate purpose. For example, where a person rescue a girl from the gundas, the intention of the person is to save her. Still, the motive with which he might have done the act may to be attract the girl. Similarly, if a person saves a drowning man, his intention would be save his life, but his action might have been inspired with the motive of the getting that person arrested under a warrant in some case in which he might have been wanted. It is the act, not the motive, that must be regarded. देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपने बहुत से ऐसे फिल्म देखे होंगे, सिनेमाज देखे होंगे, जिसमें हीरो क्या करता है, इसको एक्ट्रेस को गुंडों से क्या करता है, बचाता है.
अब उसका जो मोटिव है वो क्या है? गर्ल्स को अट्रैक्ट करना, हीरोइन को अट्रैक्ट करना, बराबर है। और गुंडों का इंटेंशन क्या है? लड़की को हर्ट करना, बराबर है। Yes, rescue a girl from Gunda. The intention of the person to whom to save, sorry, person to save her. Still, the motive with which the he might have done the act may be attract the girl. ठीक है। तो उसका जो इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन मतलब उसका जो हेतु है वो क्या है? लड़की को बचाना, बराबर है। लेकिन उसका जो मोटिव है वो मोटिव क्या है? लड़की को अट्रैक्ट द गर्ल, ठीक है। सिमिलरली इफ अ पर्सन सेव द ड्राइंग मैन, अगर किसी व्यक्ति ने ड्राइंग मैन मतलब डूबते हुए इंसान को अगर बचाया, हिज इंटेंशन वुड बी सेव हिज लाइफ, बट हिज एक्शन माइट हैव इंस्पायर विद द मोटिव of getting that person arrested under a warrant in some case in such which he might have been wanted। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को बचा रहा है डूबते हुए पानी से, तो उसका इंटेंशन क्या है? उसका उसकी जान बचाना। बट उसका जो मोटिव है वो क्या है? उसको अरेस्ट करना, कि वो पुराने केस में वो वांटेड है, इसके लिए उसको अरेस्ट करना है, इसका मोटिव है। लेकिन उसका जो इंटेंशन है वो क्या है? उसकी जान बचाना। तो मराठी में इंटेंशन का मीनिंग क्या होता है? इंटेंशन, इंटेंशन म्हणजे हेतू। पूजा मॅडम टाका बरं याच्यावर, गुगलवर टाका। मी तुम्हाला काही शब्द सांगत जाईन, ते तुम्ही पटपट त्याच्यावर टाकायचे, गुगलवर टाका। हॅलो हॅलो, हा पूजा मॅडम आहेत का ऑनलाईन? हॅलो, हा हा हाँ, सो मोटिव इंटेंशन म्हणजे हेतु। अगर डूबते हुए अगर कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है, तो उसका इंटेंशन क्या है? उसकी लाइफ उसकी लाइफ सेव करना। लेकिन उसका जो मोटिव है वो मोटिव क्या है? उसको अरेस्ट करना, ताकि वो क्या करे, ताकि उसको क्या मिले? जेल हो और उसको अरेस्ट करके कोर्ट में हजर करे, हे उसका मोटिव आहे। ठीक आहे। मोटिव आणि इंटेन्शनचा मला अर्थ सांगसाल नंतर हा। इट इफ एन एक्ट इज प्राइमा फैसी, अगर जो एक्ट है वो प्राइमा फैसी होगा, इफ एक्ट is a prima facie lawful, it will not become unlawful। If an act is a prima facie lawful, it will not become unlawful because it was inspired by the malicious bad motive। The decision of the House of the Lords in the Allen versus Flood was settled that motive is relevant in the law of torts। तो जो प्राइमा फेसी है जो लॉफुल होना चाहिए, और वो जो अगर वो अनलॉफुल नहीं बना, ठीक है, सो इट वाज इंस्पायर बाय द मैलिशियस बैड मोटिव। तो उसका जो ये है मोटिव है वो कैसा है? बैड है। द डिसिजन ऑफ मोटिव म्हणजे हेतू, आणि इंटेन्शन म्हणजे हेतू, हेतू। त्याचे चार पाच मिनिंग वाचा, खाली मिनिंग येतात त्याचे। मोटिवचे चार पाच मिनिंग वाचा। The decision of the House of the Lord in the Allen versus Flood has settled that motive is relevant in the law of tort। तो जो हाउस ऑफ द लॉर्ड्स इन द एलन वर्सेस फ्लूड नाम की एक केस है, इसमें डिसीजन को क्या किया गया है? मोटिव बता गया है। ठीक है। इन आणि चालक आणि इंटेंशन, इंटेंशन भी वही होगा, लेकिन उसका दो चार पांच अगर मीनिंग अगर हम पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग एग्जैक्ट मालूम होता अपने को। राईट राईट। तर इंटेन्शन म्हणजे काय होते? मनामध्ये योजलेली गोष्ट, बरोबर आहे। आणि कॉन्स्परन्सी म्हणजे काय होते? मनामध्ये कट रचणे। आणि इंटेन्शन म्हणजे काय होते? मनामध्ये काय? योजलेली गोष्ट म्हणजे योजलेली गोष्ट। आणि मोटिव्ह म्हणजे काय होते? उद्देश। तर बघा, हे काही वर्ड्स आहेत, हे आपल्याला टॉट मध्ये खूप आवश्यक आहेत। रिमेडी म्हणजे मोबदला, ठीक आहे। उसके बाद इंटेन्शन मतलब क्या होते? मनामध्ये योजलेली गोष्ट। आणि कॉन्स्पिरसी म्हणजे काय होते? मनामध्ये रचलेला कट। आणि मोटिव्ह म्हणजे काय होते? उद्देश, ठीक आहे। ते हे शब्द ध्यानात ठेवा। इन अ ब्रॉड फॉट कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल, पिकल म्हणजे पिकल्स, लोणचं। ब्रॅडफॉर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकलची एक ही आहे। पिकल्स मेड एक्सक्वेशन ऑन हिज ओन लँड, नहीं वहाँ पे लोन से नहीं होगा, ये अलग है।
तो पिकल मेड excavations on his own land with the intention of checking the underground water that would otherwise have flowed into the adjoining reservoir belonging to the Fraudboard Corporation. The corporation brought a suit against the Pickles claiming damage and the injection. It was proved at the hearing of the case that making the executions the defendant was inspired solely by the malicious motive of the doing injury to the plaintiff and thus force them into buying its land. Still the defendant was not held liable. तो ये एक ब्रॉडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल की एक केस है. इसमें क्या हुआ, पिकल ने क्या किया, एग्जीक्यूशन ऑन हिज ओन लँड. एग्जीक्यूशन मीन्स व्हॉट, एक्सकेवेशन. टाका मॅडम ते एक्सकेवेशन मतलब काय. एक्सकेवेशन म्हणजे ताबा मिळवणे होते का. EXCAVATIONS. Excavation means what? EXCAVATIONS. Excavation. इसमें क्या किया, पिकल ने क्या किया, एग्जीक्यूशन एक्सक्वेशन किया उसके लैंड में. ओके, उसका इंटेंशन क्या, और उत्खनन. या वेरी गुड. तो पिकल ने क्या किया, एक्सकेवेशन किया, उत्खनन किया उसके लैंड में. ओके, ओन लैंड में विद द इंटेंशन ऑफ चेकिंग द अंडरग्राउंड वाटर. उसका इंटेंशन क्या था, वो जो अंडरग्राउंड है वाटर वो चेक करने का उसका ये क्या था. ठीक है, हम जैसे बोर खनते हैं ना, तो उसी प्रकार से पिकल ने बोर खंदी, हम ऐसे बोलेंगे. एक्सकेवेशन मतलब उत्खनन करने. ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, उसके ग्राउंड पे पानी आया या उसको पानी लगा. that would otherwise have flowed into the adjoining reservoir belonging to the Bradford Corporation. तो उसके कारण क्या हो गया, ब्रॉडफोर्ड कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी थी, उसके जो ये थे, that would otherwise have flowed into the adjoining reservoir belonging to the Fraudboard Corporation. तो Fraudboard Corporation के जो adjoining reservoir थे, reservoir means what, उसके जो साधन, उसके जो कंपनी के जो ये थे, मतलब कुछ सामान थे, वो क्या हो गए, उसमें बह के चले गए. The corporation brought a suit against Pickles claiming damage and injection. It was proved at the hearing of the case that making the execution, the defendant was inspired solely by the malicious motive of doing injury to the plaintiff. तो कोर्ट ने क्या किया, फिर ये डिसीजन लिया. डिसीजन में क्या किया कि ये जो केस है वो किसकी है, इंजुरिया इंजुरी विथ इंजुरिया साइन डैमनम की केस है, उनको ये मालूम हुआ. तो इसमें क्या किया फिर कोर्ट ने ये डिसीजन किया, वहाँ पे हियरिंग हुई. हियरिंग के बाद एक्सक्यूशन किया. क्या किया, डिफेंडेंट वाज इंस्पायर्ड सोली बाय द मैलिशियस मोटिव ऑफ डूइंग इंजुरी to the plaintiff and thus forced them not buying his land. Still the defendant was not held liable. तो इसमें क्या हुआ, इस केस में ये प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, एट द हियरिंग ऑफ द केस दैट इन मेकिंग द एग्जीक्यूशन, जो उत्खनन जो चालू था उस टाइम में क्या हुआ, डिफेंडेंट वाज इंस्पायर. डिफेंडेंट मतलब कौन है यहाँ पे, पिकल. पिकल क्या हो गया था, इंस्पायर हो गया था बाय द मैलिशियस मोटिव ऑफ डूइंग इंजुरी टू द प्लेंटिफ. तो ये पिकल का क्या था, एक उद्देश्य था कि ये ब्रॉडफोर्ड कॉर्पोरेशन के कंपनी को नुकसान पहुंचा, ये उसके मन में क्या था, मोटिव था, उसका उद्देश्य था. ठीक है, एंड दस फोर्स देम इनटू बाइंग हिज लैंड. स्टिल द डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल. एंड दस फोर्स देम नॉट बाइंग हिज लैंड. ये ब्रॉडफोर्ड कॉर्पोरेशन का उद्देश्य था क्या था, पिकल की जमीन को अपने जमीन में लाना और पिकल को क्या करना, बोलना कि तू तेरी जमीन क्या कर, मेरे नाम कर. लेकिन पिकल ने ऐसा किया नहीं. ठीक है, ब्रॉडफोर्ड कॉर्पोरेशन का क्या उद्देश्य था, पिकल को हानि पहुंचा या पिकल को इंजुरी करे, लेकिन पिकल ने क्या किया, अपना बचाव किया. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्लेंटिफ एंड दस फोर्स देम इनटू बाइंग हिज लैंड एंड स्टिल द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल. तो इसमें क्या होगा, डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया नहीं. डिफेंडेंट मतलब कौन है यहाँ पे, पिकल को लायबल ठहराया गया नहीं है, उसको प्रोटेक्शन मिला. ठीक है, इन अ टाउन एरिया कमिटी, इन अ टाउन एरिया कमिटी, ज्यादा पॉइंट नहीं रहा. इन अ टाउन एरिया कमिटी वर्सेस प्रभु दयाल नाम की एक केस है. इसमें क्या होगा, द अलाहाबाद हाई कोर्ट कंसिडर द रिलेवेंसी ऑफ द मैलिस and laid down that the plaintiff can get compensation only if he prove to have suffered injury because of the illegal act of the defendant and not otherwise. तो ये टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल के केस में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, ये केस सॉल्व की. इसमें क्या हो गया,
Relevancy of the malice and laid down that the plaintiff can get compensation only if he proves to suffer injury because of the illegal act of the defendant. तो इसमें क्या होगा, जो प्रभु दयाल था इसको कॉम्पेंसेशन मिलने वाला था अगर उसने ये प्रूव किया, क्या क्या प्रूव, कि जो इंजुरी हुआ है उसको लीगल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब सॉरी, टाउन एरिया कमेटी को क्या मिलने वाला था, कॉम्पेंसेशन मिलना था अगर उसने ये प्रूव किया कि जो प्रभु दयाल है, मतलब जो डिफेंडेंट है, इसने लीगल इंजुरी की, क्योंकि बिकॉज एन इलीगल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट एंड नॉट अदरवाइज। तो जो इलीगल एक्ट है, मतलब जो बेकायदेशीर कृत्य घड़ा किससे, प्रभु दयाल से, ठीक है, तो ये उसने क्या किया वहां पे प्रूव किया। मैलिस डज नॉट एंटर द सीन्स एट ऑल। मैलिस क्या था, मैलिस मीन्स व्हाट, MALIC, पहा मॅडम, मैलिस MALIC, मैलिस मीन्स विल, विल, मॅलिस मीन्स, तुम्ही तुम्ही ते अर्थ शोधा, मॅलिस मीन्स विल मोटिव्ह और बॅड मोटिव्ह और टू डू ऍक्शन विलफुली एनी और जस्ट कॉज. हां, तो मोटिव्ह म्हणजे काय, एक अशी मॅलिस म्हणजे काय होते, तुमचा उद्देश, इव्हिल मोटिव्ह म्हणजे वाईट उद्देश, बॅड मोटिव्ह चुकीचा, ठीक आहे, चुकीचा उद्देश किंवा तुम्हाला, यस, मॅलिस मीन्स व्हॉट, MALIC, द्वेष, हा, दुसऱ्याला इजा करण्याची इच्छा किंवा तुमचा उद्देश चुकीचा असला पाहिजे, असायला हवा, त्यामुळे दुसऱ्याचं नुकसान होईल म्हणायचं मॅलिस. हा, मनीष भाऊ समजा लागलं का नाही, मनीष भाऊ आहेत का, बर. इन टाउन एरिया कमेटी वर्सेस द प्रभु दयाल में क्या होगा, द अलाहाबाद हाई कोर्ट कंसिडर द रिलेवेंसी ऑफ द मैलिस एंड लेट डाउन दैट द प्लेंटिफ कैन गेट कॉम्पनसेशन ओनली इफ ही प्रूव टू सफर इंजुरी बिकॉज एन इलीगल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट एंड नॉट अदरवाइज. तो इसमें क्या होगा, वो जो प्रभु दयाल था इसको नहीं, जो प्लेंटिफ था, टाउन एरिया कमेटी इसको प्रूव करने वाला था कि प्रभु दयाल ने क्या किया, उसकी इंजुरी की, बराबर है, तो उसको क्या मिलने वाला था, वहां पे कॉम्पोजिशन मिलने वाला था किसको, टाउन एरिया कमेटी को, ठीक है. ईगल इलीगल ऑफ द डिफेंडर, डिफेंडर मतलब प्रभु दयाल का जो एक्ट है वो इलीगल है, उसको प्रूव करने वाला था. मैलिस डज नॉट एंटर द सीन्स एट ऑल. इसमें मैलिस नहीं है, इसमें कुछ बैड इविल मोटिव नहीं है, बैड मोटिव नहीं है, बराबर है, एंड नॉट अदरवाइज. लीगल एक्ट, लीगल एक्ट दो मोटिवेटेड बाय मैलिस, जो लीगल एक्ट है वो मोटिवेटेड हो गया है मैलिस से, विल नॉट मेक द डोअर लाइबल टू पे डैमेजेस. तो यहाँ पे कुछ भी प्रकार का यहाँ पे डैमेजेस वहाँ पे नहीं मिला. It is therefore not necessary to investigate whether the action was motivated by malice or not. तो ये कुछ जरूरत नहीं है, ये कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है. जो एक्शन है वो कैसी थी, मोटिवेटेड थी या मैलिस थी, ये कुछ भी जरूरी नहीं. सिर्फ वहाँ पे डैमेज हुआ तो डैमेज के बदले में क्या करो, आपको उसको रेमेडी देना पड़ेगा. ये क्या है, उसका एक मतलब उद्देश्य है, ठीक है. मैलिस मतलब क्या, मैलिस मीन्स इलविल और इविल. इविल म्हणजे वाईट मोटिव्ह, इव्हिल म्हणजे वाईट, मोटिव्ह म्हणजे उद्देश, तुमचा उद्देश कसा असला पाहिजे, वाईट असला पाहिजे, बॅड मोटिव्ह, और टू डू एज एन एक्शन विलफुली विदाउट एनी कॉज और जस्ट कॉज. और कौन सी ऐसी घटना होना जिसको एक्शन, सॉरी, विलफुली विदाउट एनी कॉज, ऐसी कोई भी एक्शन होना जिसको कोई भी क्या ना हो, कारण ना हो, और जस्ट कॉज, और कुछ ऐसे घटना जो जस्ट कॉज मतलब अभी घड़ी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मैलिस बोलेंगे. अभी देखो, ऑन द अदर हैंड गुड मोटिव विल नॉट एक्सक्यूज अ पर्सन फ्रॉम लाइबिलिटी वेयर द एक्ट इज प्राइमा फेसी और लीगल इंजुरी. तो दूसरे इसमें हम बोलेंगे, दूसरे इसमें बोलेंगे गुड मोटिव, अगर आपको मोटिव अच्छा होगा, विल नॉट एक्सक्यूज अ पर्सन, विल नॉट एक्सक्यूज अ पर्सन फ्रॉम लाइबिलिटी वेयर द एक्ट इज प्राइमा फेसी और लीगल इंजुरी. तो वहाँ पे आपका जो एक्ट है वो प्राइमा फेसी है या लीगल इंजुरी है, ये कुछ लाइबल नहीं होता है. सिर्फ आपका जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, गुड विल होना चाहिए. द प्रेजेंस ऑफ द गुड मोटिव और द काइंड इंटेंट विल नॉट जस्टिफाई अ टॉर्टियस एक्ट. तो अगर आपका जो प्रेजेंस होगा गुड मोटिव का है या काइंड इंटेंट का है, तो ये कुछ भी जस्टिफाई नहीं करता है कि आपका टॉर्टियस एक्ट कैसा है. इन द केस ऑफ द थ्रॉन्स नाम की एक केस है, द डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिव वेयर द एडजॉइनिंग ओनर्स. इन द केस ऑफ थ्रॉन नाम की एक केस है, इसमें जो डिफेंडर मतलब जो प्रतिवादी और जो प्लेंटिव मतलब जो वादी है, ये क्या था, एडजॉइनिंग ओनर थे. एडजॉइनिंग जो ओनर मतलब, हाँ?
हाँ हाँ, उसको बोले बने सम प्रमाणात असणारे मालक. ठीक है, प्रॉपर्टी आधी आधी दोनों के नाम पे. 1 एकड़ वावर होगा, उसमें आधा एकड़ इसका होगा, आधा एकड़ इसका होगा, उसको बोलेंगे एडजॉइनिंग ओनर. तो इस केस में क्या था, डिफेंडर और प्लेंटिफ ये तो ये तो, जो थे ना ये क्या थे, एडजॉइनिंग ओनर थे. मतलब एक प्रॉपर्टी में दो मालक थे. while the defendant was cutting the thorns which had grown on his boundary. थ्रॉन मतलब क्या होगा यहाँ पे, THORNS. सर्च मैडम, THORNS, थ्रॉन्स. इसमें क्या होगा, डिफेंडेंट जो था, वादी जो था, इसने क्या किया, थ्रॉन्स काटे. थ्रॉन म्हणजे काटे होते का यहाँ पे, काटे. इसमें क्या होगा, जो डिफेंडेंट था उसने थ्रॉन्स काटे, विच हैड ग्रॉन इन हिज बाउंड्री, उसकी बाउंड्री के अंदर थे. ठीक है, बाउंड्री बाउंड्री के अंदर जो बड़े हुए थे वो थ्रॉन्स उसने काटे. सम ऑफ देम फेल अपॉन द प्लेंटिव्स लैंड. और वो काटते काटते क्या होगा, वो प्लेंटिव के लैंड पे जाके गिरे, मतलब उसके जमीन पे जाके गिरे. थ्रॉन म्हणजे काटे होते का बराबर. हाँ, थ्रॉन्स मतलब काटे, बराबर है. तो इसमें क्या होगा, जो डिफेंडेंट है, मतलब जो वादी प्रतिवादी, इसने अपने बाउंड्री के अंदर के थ्रॉन्स काटे. थ्रॉन म्हणजे काटे. ओके, बाउंड्री के अंदर के काटे काटे. फिर उस क्या हो गया, सम फॉल ऑन अपॉन द प्लेंटिव लैंड. तो काटते काटते क्या हो गया, उससे गलती हो गई, उसके जो खेत के या उसके जो बाउंड्री के ऊपर के जो थ्रॉन्स थे वो प्लेंटिव के जमीन पे जाके गिरे. प्लेंटिव म्हणजे वादी के इस पे जाके गिरे. फिर क्या हुआ, एंड इन ऑर्डर टू रिकवर देम, फिर ये रिकवर करने के लिए बोला, ही एंटर अपॉन द प्लेंटिव लैंड. फिर उसको क्या लगा कि ये प्लेंटिव झगड़े झगड़ा करेगा, इसके लिए वो डिफेंडेंट प्लेंटिव के खेत में आया, उसने वो कलेक्शन करने के लिए लगा क्या, थ्रॉन्स. इन द एक्शन ऑफ द ट्रेसपास बाय द प्लेंटिफ, द कोर्ट हेल्ड दैट. तो इसमें क्या होगा, ट्रेसपास होगा. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे जाके अगर पहुंचेगा विदाउट हिज कंसेंट और परमिशन, दैट इज नोन एज अ ट्रेसपास. मैं अगर किसी के घर पे जाके बैठता हूँ और वो बोलता हूँ कि आप ये जो घर है ये मेरे नाम करो, आप यहाँ से निकलो. मैं अगर किसी को धमकी दे के या किसी के हर्ट करके मैंने अगर किसी की प्रॉपर्टी ली, बराबर है, विदाउट नॉट हिज कंसेंट, तो वो क्या होगा वहां पे, ट्रेसपास होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, इन द एक्शन ऑफ द ट्रेसपास बाय द प्लेंटिफ, द कोर्ट हेल्ड दैट द मोटिव आर इरिलीवेंट एंड इवन अ डिजायर और रिकवर हिज ओन प्रॉपर्टी. इसमें क्या होगा देखो अभी,